नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है। नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है। परिंदों के लिए शहरों में पानी कौन रखता है। हम ही गिरती हुई दीवार को थामे रहे, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। ये रेगिस्तान है, चश्मा कहीं भी फूट सकता है। शराफत इस सदी में खानदानी कौन रखता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आपका सर ज़ीशान हैदर और आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 7 रिएक्शन काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 5। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कैटलिस्ट किसे कहते हैं। आपको इस बात का पता है कि हम पिछले लेक्चर में रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने कंसंट्रेशन को पढ़ा, टेम्परेचर को पढ़ा और सरफेस एरिया भी पढ़ा। और चौथा जो फैक्टर था किसी भी रिएक्शन के रेट पर इफेक्ट करने वाला, वो था कैटलिस्ट क्या होता है। तो जाहिर है वो कल वाले लेसन में हम नहीं पढ़ सकते थे, तो इसलिए आज हम कैटलिस्ट को स्टडी कर रहे हैं। कैटलिस्ट एक ऐसी चीज है जो रिएक्शन के रेट पर असर अंदाज होता है। तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 लेक्चर नंबर 5 और हम कैटलिस्ट क्या होता है इसकी डेफिनेशन देख रहे हैं। द सब्सटेंस विच अल्टर, अल्टर का मतलब होता है बदल देना, द रेट ऑफ रिएक्शन बट रिमेन केमिकली अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब यह है कि कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को बदल के रख दे, क्योंकि यहां पे लफ्ज इस्तेमाल हुआ है अल्टर, और अल्टर का मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर दे। चेंज कर दे से क्या मुराद है, बढ़ा दे या घटा दे। देखिए कैटलिस्ट जो होते हैं ना, वो दोनों काम कर सकते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा भी सकते हैं और किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को घटा भी सकते हैं, मगर घटाने वाले कैटलिस्ट बहुत कम होते हैं, कोई इक्का दुक्का हो तो हो। ज्यादातर कैटलिस्ट का क्या फंक्शन है कि वो केमिकल रिएक्शन को तेज कर देता है, उसके रेट को बढ़ा देता है, स्पीड को चेंज कर देता है। ओके, मगर एक खास बात जो इन्होंने लिखी है कि बट मगर रिमेन्स केमिकली अनचेंज्ड एट द एंड ऑफ रिएक्शन। जब भी वो केमिकल रिएक्शन हो जाएगा तो कैटलिस्ट जो है वो खुद रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा, मतलब अपने आप को केमिकली चेंज नहीं करेगा। जो उसकी नेचर है वो रह जाएगी, बस वो क्या करेगा, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देगा। बस यही है कैटलिस्ट की डेफिनेशन। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं कैटलिस्ट की। पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो कैटलिस्ट होता है ना, इट रिक्वायर, इसकी जरूरत होती है, इट रिक्वायर इन स्मॉल अमाउंट, बहुत थोड़ी सी मिकदार में कैटलिस्ट की जरूरत होती है। ज्यादा इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता, थोड़ा सा कैटलिस्ट डाला जाता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। और इट इज स्पेसिफिक फॉर इट्स फंक्शन, इट इज स्पेसिफिक, यानी कि हर कैटलिस्ट को आप हर रिएक्शन में नहीं डाल सकते। हर रिएक्शन का कैटलिस्ट जो है वो स्पेसिफिक होता है, खास रिएक्शन के लिए खास कैटलिस्ट यूज होता है। जिस तरह खास ताले को खास चाबी खोलती है, हर ताला हर चाबी से नहीं खुलता। और तीसरी बात, इट इज मोर इफेक्टिव, इट इज मोर इफेक्टिव, ये मजीद बहुत ज्यादा असरअंदाज होता है इन फाइनली डिवाइडेड फॉर्म। फाइनली डिवाइडेड फॉर्म से ये मुराद है पाउडर की फॉर्म में। अगर ये फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में होगा यानी पाउडर की फॉर्म में होगा तो ये इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होगी, कैटलिस्ट जो है बहुत अच्छा वर्क करेगा। ओके सर जी, आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं जिनमें कैटलिस्ट यूज हो रहा है। हमारे पास सबसे पहली एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। हाइड्रोजन को लिया H2 गैस को, इसका रिएक्शन करवाया ऑक्सीजन के साथ। अगर ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर हो रहा है ना, तो ये रिएक्शन बहुत स्लो है, बहुत सुस्त रिएक्शन है, कभी भी पानी सही तरह से नहीं बनेगा। तो आपको क्या करना है, आपको प्लाटिनम यूज करना है, PT। ये कैटलिस्ट है जो इन दोनों के रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ा देता है और जल्दी होता है, रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है
और पानी बनता है, ये वाटर बन गया। आइए इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं कि रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आप देखा करें ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन कहां बैलेंस है कहां नहीं है। इधर 2 ऑक्सीजन है रिएक्टेंट साइड पे, प्रोडक्ट पे 1 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट पे भी हमें 2 ऑक्सीजन करने होंगे, जिसके लिए हम इस पानी को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब राइट साइड पे पानी के अंदर 2 हो गए हैं क्या ऑक्सीजन, इधर भी 2 हैं, ऑक्सीजन हो गया बराबर। हाइड्रोजन को देखो जरा, 2 दूनी 2 2 आर 4, 2 दूनी 4, यहां तो 2 हैं, फिर इधर भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। नाउ दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, ओके, द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में, इस रिएक्शन में जो पीटी है प्लैटिनम, वो कैटलिस्ट का काम कर रहा है, जो इस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। आइए एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक साल्ट होता है पोटाशियम परक्लोरेट, ठीक है, KClO3, इसका नाम होता है पोटाशियम परक्लोरेट। इसकी हो रही है डीकंपोजिशन, मतलब ये टूट रहा है, डीकंपोज हो रहा है, तो ये बनाता है KCl पोटाशियम क्लोराइड, और साथ में रिलीज होती है ऑक्सीजन गैस। तो इस रिएक्शन के दौरान जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है, जो इस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है, वो है मैंगनीज ऑक्साइड, MnO2। दिस इज द कैटलिस्ट फॉर दिस रिएक्शन। देखा, अब ऊपर वाले रिएक्शन के लिए और कैटलिस्ट है, नीचे वाले रिएक्शन के लिए और कैटलिस्ट है। वजह, ये ऊपर वाला रिएक्शन और है, नीचे वाला रिएक्शन और है। ओके मेरे भाई, अब हमने इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए मैंने आपको बताया, ऑक्सीजन को देखा करो, कितने ऑक्सीजन है, यहाँ 3 है, इधर कितने हैं, 2। अरे प्रोडक्ट में 2 ऑक्सीजन है, रिएक्टेंट में 3 ऑक्सीजन है। भाई जहां 3 2 या 2 3 का चक्कर हो, वहां आप उलट से मल्टीप्लाई कर दें, उलट से, हाँ उलट वर्ड से, मतलब यहां 2 है तो आप इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यहां 3 है तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ऑक्सीजन हमारे बैलेंस हो गए, 3 2s are 6, 3 2s are 6। मगर ये देखो कि ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, बाकी क्या हुआ, K और Cl जो है वो 2 हो गए। यहां पे भी KCl को 2 करने के लिए आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आइए तीसरा रिएक्शन जो हमारी बुक में यूज हुआ है उसको स्टडी करते हैं। मेरे प्यारे बेटे, तीसरा रिएक्शन है HCl की ऑक्सीडेशन। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो ऑक्सीडाइज होता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन होता है, और इसके नतीजे में 2 चीजें बनती हैं, एक बनता है पानी और एक निकलती है क्लोरीन की गैस। आइए इस रिएक्शन को देखते हैं कि इस रिएक्शन में कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल हुआ है। बेटा जानी, इस रिएक्शन में जो कैटलिस्ट इस्तेमाल हुआ है उसका फार्मूला है CuCl2। इसको बोलते हैं क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रिक, मैं नाम लिख देता हूं, क्यूप्रिक, PPRIC, क्यूप्रिक क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड, ओके हो गया, ये क्यूप्रिक क्लोराइड है। अच्छा, इस रिएक्शन का कैटलिस्ट तो क्यूप्रिक क्लोराइड है। हम इस रिएक्शन को बैलेंस भी तो करेंगे। यहाँ कितने ऑक्सीजन हैं, 2, यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 1। आप ऐसा करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ये लो भाई, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। राइट साइड पे 2 ऑक्सीजन हो गए, लेफ्ट साइड पे भी 2 ऑक्सीजन ही है। ओके, अब जरा देखते हैं कि ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन का क्या हुआ, 2 दूनी 4, यहाँ 4 हाइड्रोजन हो गए राइट साइड पे, इधर तो 1 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन इधर भी 4 होगा, इधर भी 4। अब क्लोरीन को देखो, क्लोरीन इधर 4 हैं, इधर 2 हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। नाउ दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये शॉर्ट टेक्निक होती है ऑक्सीजन के लिहाज से, मतलब ऑक्सीजन को देख के हम रिएक्शन को क्या कर रहे होते हैं, बैलेंस कर रहे होते हैं। ओके मेरे प्यारे बेटे, ये आपके सामने के 3 मैंने आपके सामने वो 3 रिएक्शन लिखे हैं जिनके अंदर कैटलिस्ट इस्तेमाल हो रहा है, और हम एरो के ऊपर ज्यादातर कैटलिस्ट को लिखा करते हैं। आइए आगे चलते हैं। आगे वो कहता है एक कैटालिसिस किसे कहते हैं, बच्चे इसको कैटालाइसिस भी पढ़ते हैं, इसको कैटालिसिस भी पढ़ते हैं, आपकी मर्जी है। कैटालिसिस बेसिकली एक प्रोसेस है, द प्रोसेस which take place in the presence of a catalyst is called catalysis। वो वाला प्रोसेस जो किसी कैटलिस्ट की मौजूदगी में होता है, उस प्रोसेस को कैटालिसिस कहते हैं। अब ये प्रोसेस है, एक ये कैटालिसिस है, ये भी कैटालिसिस है, ये भी कैटालिसिस है। कोई भी रिएक्शन एक प्रोसेस ही होता है ना जाहिर। ओके हो गया। तो अब हम ये देखेंगे कि कैटलिस्ट आखिर ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से रिएक्शन का जो रेट है वो बढ़ जाता है, रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। वो मैं आपको समझाता हूं इस ग्राफ की मदद से। आपको याद होगा कि ये हमने ग्राफ लिया था, यहां पे हम लेते थे एनर्जी और इस जगह पे हम लेते थे रिएक्शन की प्रोग्रेस, ठीक है। ये हम पहले भी पिछले चैप्टर में ये ग्राफ पढ़ चुके हैं। ओके, तो देखिए इस ग्राफ को समझते हैं। हमारे पास यहां पर है रिएक्टेंट, ओके, रिएक्टेंट की है ये एनर्जी इस पॉइंट पे,
और प्रोडक्ट जो हैं वो इस पॉइंट पे बनेंगे। प्रोडक्ट, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, फर्ज करो प्रोडक्ट जो हैं वो यहां पर बनेंगे। ओके, देखें अब हम देखते हैं कि ये रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट A2 और B2 आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं AB एंड AB। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम करा रहे हैं विदाउट कैटलिस्ट। तो ये रिएक्टेंट क्या करेंगे, ये रिएक्टेंट जो है ना, इनका जो रिएक्शन का पाथ है वो कुछ इस तरह से होगा। ये रिएक्शन का पाथ है इनका, मतलब ये रिएक्टेंट यहां तक पहुंचेंगे पहले। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया था कि रिएक्टेंट यहां पर बनता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या बनता है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था। और जो रिएक्टेंट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं वही प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। तो यहां से इधर तक चढ़ने के लिए एनर्जी चाहिए और उस एनर्जी का नाम क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। मैं यहां से यहां तक, या मैं यूं कर लेता हूं, ऐसे एक डॉटेड लाइन लगा लेते हैं। ये देखो, ये यहां से यहां तक चढ़ने के लिए क्या चाहिए? एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। तो ये जो है, इतनी ज्यादा एनर्जी ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास नहीं होती। चंद एक मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनके पास इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि वो इस एनर्जी बैरियर तक पहुंचते हैं या इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करते हैं और प्रोडक्ट में तब्दील होते हैं। ठीक है, अब ये जो आपको पाथ नजर आ रहा है ना रिएक्शन का, ये विदाउट कैटलिस्ट है, यानी एक ऐसा रिएक्शन हो रहा है जिसमें कैटलिस्ट इस्तेमाल ही नहीं हुआ। विदाउट कैटलिस्ट ये जो है रिएक्शन का पाथ है। अब आप इसी रिएक्शन में कैटलिस्ट डाल दें। कैटलिस्ट क्या करता है? वो रिएक्शन के पाथ को चेंज कर देता है, वो नया पाथ डेवलप कर देता है, जो कि ये है आपके सामने। यानी इसका मतलब ये है कि पहले जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इस पॉइंट पे बन रहा था, अब वो इस पॉइंट पे बनेगा। ठीक है, यानी अब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई है, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई है। ये है एक्टिवेशन एनर्जी, ये रेड कलर वाला जो मैंने आपके सामने बैरियर बनाया है। और आप इसके लिए लिख सकते हैं कि विद कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट या विद कैटलिस्ट। ओके हो गया। अच्छा बेटे, अब देखो ना, अब पहले इतना ऊपर चढ़ना था, फिर प्रोडक्ट में चेंज होना था, अब थोड़ा सा ऊपर चढ़ना है, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई है? कम हो गई है। यानी पहले इधर तक आना पड़ता था, फिर जाके रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में तब्दील होते थे। अब यहां तक जो है वो एनर्जी बैरियर आ गया है, नया पाथ डेवलप हो गया है। अब जो है यहां तक थोड़ी एनर्जी जरूरत है। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनके पास इस बैरियर को क्रॉस करने की एनर्जी होगी, तो वो काफी सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो इस पॉइंट पर आ जाएंगे और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाकर तब्दील हो जाएंगे प्रोडक्ट में। अब बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे आ गए हैं जिनके पास इतनी एनर्जी है कि वो इस बैरियर को क्रॉस कर सकें, क्योंकि इस बैरियर की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम है। तो कैटलिस्ट का काम ही यही है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। ओके, तो कैटलिस्ट सिर्फ यही एक काम करता है कि एनर्जी बैरियर को डाउन कर देता है, एक नया पाथ बना देता है रिएक्शन के लिए, जिसकी वजह से बहुत सारे रिएक्टेंट जो है वो कोलाइड करके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और फिर प्रोडक्ट में तब्दील हो जाते हैं। जब बहुत सारे रिएक्टेंट जल्दी से प्रोडक्ट में तब्दील हो रहे होंगे तो जाहिर है रिएक्शन की रफ्तार जो है वो बढ़ जाएगी। ओके, अब हम चलते हैं कैटालिसिस की टाइप्स पढ़ते हैं। हमारे पास जो कैटालिसिस है ना, इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक है होमोजीनियस कैटालिसिस और दूसरा है हिट्रोजीनियस कैटालिसिस। अब होमोजीनियस कैटालिसिस से क्या मुराद है मैं बताता हूं। एक ऐसी कैटालिसिस है जिसमें व्हेन द कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट आर इन सेम फेज इज कॉल्ड होमोजीनियस कैटालिसिस। अब मैं ये समझाना चाहता हूं कि सेम फेज से क्या मुराद है। रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों अगर गैस फेज में हैं तो वो होमोजीनियस कैटालिसिस है। दूसरी बात, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट अगर लिक्विड फेज में हैं दोनों, तो वो भी होमोजीनियस कैटालिसिस है। इसी तरह से रिएक्टेंट और कैटलिस्ट अगर सॉलिड फेज में हैं तो वो भी क्या है? होमोजीनियस कैटालिसिस है। सिर्फ रिएक्टेंट और कैटलिस्ट, प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही। तो आइए इसकी एग्जांपल देखते हैं। आपको पता है जो H2SO4 है, यानी किंग ऑफ केमिकल सल्फ्यूरिक एसिड, इसको तैयार करने का ना एक तरीका होता है जिसे बोलते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या होता है, पहले जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस का रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ और वो तब्दील होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड में। ये रिएक्शन होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, जिससे सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनती है।
ये सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस आगे रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। तो इस रिएक्शन में जो कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस यानी प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 में यूज होता है, इस रिएक्शन में ये जो SO2 है ये गैस की हालत में है और ऑक्सीजन जो है वो भी गैस की हालत में है। तो यहाँ पे जो कैटालिस्ट यूज होता है वो होता है NO, ये भी गैस की हालत में है। इसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। क्या बोलते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। ठीक हो गया। तो अब देखें, अच्छा प्रोडक्ट भी फिर खैर गैस बन रहा है, मगर हमने दो चीजों को देखना है कि रिएक्टेंट और कैटालिस्ट। रिएक्टेंट दोनों गैस फेज में हैं और कैटालिस्ट भी गैस फेज में है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे होमोजीनियस कैटालिसिस। क्यों? क्योंकि इसमें रिएक्टेंट और ओके। तो अब जो है ना मेरे भाई, इसी इक्वेशन को जरा बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे ना जनाब दो ऑक्सीजन ये हैं, दो ये हैं, चार ऑक्सीजन है, इधर तीन ऑक्सीजन है। आप इसको दो से ज़रब दे दो, तीन दूनी कितना हो गया? 6। इसको भी दो से ज़रब दे दो, दो दूनी 4 और 2 6। ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है। ये है एक होमोजीनियस कैटालिसिस की एग्जांपल। आइए दूसरी एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। जो दूसरी एग्जांपल है वो हम ऑलरेडी इसी चैप्टर में पढ़ चुके हैं। वो दूसरी एग्जांपल कौन सी है? वो आपने पढ़ी थी हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर वो मैंने आपको ना केमिकल मेथड में पढ़ाई थी। एस्टर का फार्मूला लिखते हैं CH3COO, ठीक है, और यहाँ पे लिखें C2H5। इसे इथाइल एसीटेट भी कहते हैं, इसे इथाइल एथानोएट भी कहते हैं, ठीक है। तो इसे एस्टर भी कहते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक हो गया। आपकी बुक वाले ने क्या किया है? C2H5 को खोल के लिखा हुआ है CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। यूं लिख दें, आपकी मर्जी, C2H5 लिख दें, झगड़ा छोड़े। अच्छा, ये लिक्विड फॉर्म में है, ठीक हो गया, एस्टर है। ये एस्टर, ये लिक्विड फॉर्म में है एस्टर। अच्छा, ये लिक्विड फॉर्म में है, एस्टर है। हम इसको पानी में डाल रहे हैं, वो भी लिक्विड फॉर्म में है, ओके। और यहाँ पे जो हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं वो है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो भी लिक्विड फॉर्म में है। H पॉजिटिव लिख देते हैं, H पॉजिटिव का मतलब होता है कोई भी एसिड, तो वो भी लिक्विड फॉर्म में है। आप बेहतर ये है कि H2SO4 लिख दें और आगे यहाँ पे लिक्विड लिख दें, ठीक है। तो रिएक्टेंट, एस्टर वाला रिएक्टेंट भी लिक्विड है, पानी भी लिक्विड है और हमारा कैटलिस्ट भी लिक्विड है। तो ये रिएक्शन भी क्या है, ये प्रोसेस भी क्या है, होमोजेनियस कैटालिसिस की एग्जांपल है। आइए इसमें देखते हैं कि क्या क्या बनता है। मैंने आपको बताया था बॉन्ड इधर से टूटेगा, CH3COO, CH3COO, इसके साथ पानी में मौजूद H जुड़ जाएगा, ओके। और यहाँ पे C2H5 जो है, C2H5 जो है इसके साथ पानी में मौजूद OH जुड़ जाएगा। ये बन गया इथाइल अल्कोहल शराब और ये बन गया एसीटिक एसिड। ये रिएक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये भी एग्जांपल है किसकी? होमोजीनियस कैटालिसिस की। अब हम बढ़ते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस की जानिब कि हेट्रोजीनियस कैटालिसिस क्या होती है। तो बिल्कुल उलट है कि इसमें रिएक्टेंट और कैटालिस्ट जो है वो सेम फेज में नहीं होंगे। अगर रिएक्टेंट गैस में है तो कैटालिस्ट ज्यादातर जो है वो सॉलिड में होते हैं। अगर रिएक्टेंट लिक्विड में है तो कैटालिस्ट सॉलिड में है, तो इसमें सेम फेज में नहीं है। तो इसलिए आप इसको हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का नाम देते हैं। डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। आइए इसकी एग्जांपल पढ़ते हैं। पहली एग्जांपल जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो है अमोनिया यानी NH3 की ऑक्सीडेशन। अमोनिया मैं रेड कलर से लिखता हूं, जरा शो होता है। NH3 अमोनिया की ऑक्सीडेशन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन या कंबस्शन भी कह सकते हैं आप। और इसके नतीजे में क्या बनेगा? देखो, जब हम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड की कंबस्शन पढ़ा करते थे तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनता था, मगर इधर क्योंकि नाइट्रोजन है तो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनेगी और साथ में बनेगा वाटर H2O, ओके। इस रिएक्शन में आप देखें NH3 क्या है? ये गैस है, ओके। ऑक्सीजन क्या है? ये भी गैस है, मगर यहाँ जो कैटलिस्ट यूज हो रहा है वो गैस नहीं है, वो सॉलिड है। सर कौन सा कैटलिस्ट यूज हो रहा है? इधर जो कैटलिस्ट यूज हो रहा है वो प्लाटिनम है, PT, और अकेला वो काम नहीं करता, आपको 800 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर भी देना पड़ता है तब वो काम करता है, ओके। तो ये फिर गैस निकल आया और पानी भी इन द फॉर्म ऑफ गैस है, ठीक हो गया। तो हमारी शर्त पूरी हो रही है जी, बिल्कुल। प्लाटिनम सॉलिड है, प्लाटिनम क्या है? सॉलिड है।
प्लाटिनम सॉलिड है मगर ये दोनों रिएक्टेंट गैस हैं, तो ये सेम फेज में नहीं है, इसलिए ये हेटेरोजेनस कैटालिसिस है। आओ इसको जरा बैलेंस करते हैं। आपको याद होगा मैंने कंबस्शन रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीका बताया था कि जितने कार्बन हो उतने कार्बन डाइऑक्साइड बनाए और जितने हाइड्रोजन हो उसका हाफ पानी बनाए। तो यहां भी आप ऐसे ही देख लें, जितने जो है वो नाइट्रोजन होंगे उतने नाइट्रिक ऑक्साइड बनेंगे। लेकिन इसमें आपको याद करना है कि जो हम अमोनिया ले रहे हैं वो हम 4 मोल ले रहे हैं, सिर्फ ये रट्टा मार रहे हैं आप, 4 मोल अमोनिया ले रहे हैं। ओके, तो अब नाइट्रोजन कितने हैं? 4 हैं, तो नाइट्रिक ऑक्साइड भी कितने बनेंगे? 4। जरा हाइड्रोजन देखना, 4 तिया 12, 12 हाइड्रोजन है तो पानी कितना बनेगा? हाफ, तो 6 पानी के मॉलिक्यूल बनेंगे। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, 4 ऑक्सीजन ये हैं और 6 ऑक्सीजन ये हैं, 4 और 6 10, यहाँ पे कितने हैं? 2, इसको 5 से ज़रब दे दो, 5 दूनी 10। नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड, मैंने समझा दिया। आइए एक और एग्जांपल पढ़ते हैं हेटेरोजेनियस कैटालिसिस की। उसमें हम ले रहे हैं C2H4 जो कि गैस की हालत में है। ये है क्या? इसे मैं खोल के लिखूं ना, यूं लिखूंगा, ये आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, और ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसका नाम होता है ईथीन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हम क्या कर रहे हैं? हम इसकी क्या करा रहे हैं? हाइड्रोजिनेशन करवा रहे हैं। हम इसमें H2 गैस जो है वो डाल रहे हैं, ऐड करवा रहे हैं। तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है, 2 हाइड्रोजन के एटम हैं, एक इधर चला जाएगा एक इधर चला जाएगा, और ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। यूं लिखें आपकी मर्जी, इकट्ठा करके लिखें आपकी मर्जी, C2H6 यानी ईथीन से ईथेन बन गया। ओके, ये भी गैस है, ये भी गैस है, मगर यहाँ पे कैटलिस्ट यूज हो रहा है निकल। निकल सॉलिड है, एक मेटल है, और 150 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर भी हमारी बुक वाले ने दिखाया है कि इस टेम्परेचर की मौजूदगी में, मगर निकल क्या है? सॉलिड है। तो निकल सॉलिड है और ये दोनों गैस हैं, तो हुआ ना हेटेरोजेनियस कैटालिसिस? जी बिल्कुल सर। अच्छा, यहाँ पे निकल के अलावा आप प्लाटिनम भी यूज कर सकते हैं, पलाडियम भी यूज कर सकते हैं। प्लाटिनम भी सॉलिड है, पलाडियम भी सॉलिड है, निकल भी क्या है? वो सॉलिड ही है। ओके हो गया। अब हम टॉपिक तो तकरीबन पढ़ चुके हैं। अब हमारे इस टॉपिक में कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन इस्तेमाल हुई है जो कि है बायोकेमिकल कैटालिसिस। बायोकेमिकल कैटालिसिस क्या होती है? देखिए, जो लिविंग थिंग्स हैं, जैसे कि हम इंसान हैं, जानवर हैं, तो इनमें जो है जो कैटालिस्ट यूज होता है ना रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए, वो होता है एंजाइम। एंजाइम क्या है? एंजाइम कहते हैं बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, यानी जिंदगी के अंदर इन्वॉल्व होने वाले कैटालिस्ट। मतलब हमारी ह्यूमन बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं उनको कैटालाइज करवाने के लिए जो कैटालिस्ट इस्तेमाल होते हैं उन्हें एंजाइम कहते हैं। और ये एंजाइम जो है ना, ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं, ये प्रोटीन के बने होते हैं। ओके, ये एंजाइम क्या करते हैं? ये केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, और इन एंजाइम्स के बगैर हमारी जिंदगी बिल्कुल मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक लम्हे के लिए भी अगर हमारी बॉडी के केमिकल रिएक्शन स्टॉप हो गए तो हमारी मौत हो जाएगी, हमारी डेथ हो जाएगी। और ये एंजाइम क्या करते हैं? ये एंजाइम्स जो है ये पीएच चेंज होने से चेंज हो जाते हैं, ये टेम्परेचर चेंज होने से इनकी कैटालाइटिक एक्टिविटी चेंज हो जाती है, और कंसंट्रेशन के बदलने से भी इनकी कैटालाइटिक एक्टिविटी जो है वो चेंज हो जाती है। तो दीज आर द फैक्टर ऑन विच एंजाइम्स डिपेंड। ठीक है, एंजाइम्स जो है ना इन फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। अच्छा, अब इसमें ना उसने एक और बात की है, विटामिन्स की बात की है। विटामिन्स क्या होते हैं मैं बताता हूँ। विटामिन्स बेसिकली होते हैं कोएंजाइम्स। कोएंजाइम्स जी बताता हूं मैं आपको। देखें भाई, एंजाइम क्या है? हमारी बॉडी का कैटालिस्ट है, ठीक है। कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो एंजाइम को प्रमोट करते हैं, मतलब एंजाइम के कैटालिस्ट होते हैं। एंजाइम हमारी बॉडी के कैटालिस्ट है ना, तो एंजाइम को तेज करने के लिए कि एंजाइम जो काम कर रहा है वो इससे भी मजीद तेजी से करे या जल्दी करे, उसके लिए इस्तेमाल होते हैं एंजाइम्स के प्रोमोटर, जो एंजाइम्स को प्रोमोट करते हैं, और वो प्रोमोटर कहलाते हैं कोफैक्टर्स। क्या कहलाते हैं? कोफैक्टर्स। ओके, कोफैक्टर्स की बहुत सारी किस्में हैं, जिसमें एक किस्म है कोएंजाइम। कोएंजाइम समझ आ गई? जी हाँ, ये बायो वाले आपको पढ़ाएंगे कि एंजाइम को एक्टिवेट करने वालों को कोफैक्टर कहते हैं, और कोफैक्टर की 2-3 किस्में हैं, जिसमें एक किस्म है कोएंजाइम।
तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी विटामिन यूज हो रहे हैं, विटामिन्स की जो जरूरत होती है हमें गिजा के तहत, उन्हें कोएंजाइम कहते हैं। ओके, तो कोएंजाइम फिर क्या करते हैं? देखें भाई, कोएंजाइम अगर कम हो जाए, यानी हमारी बॉडी में विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाए, तो एंजाइम सही तरह से वर्क नहीं करेंगे। जब एंजाइम सही तरह से वर्क नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमारी बॉडी के जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो सही नहीं होंगे और मसाइल पैदा होंगे। मिसाल देते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं विटामिन के की। विटामिन के क्या है? विटामिन के नेसेसरी है, जरूरी है। किस लिए जरूरी है? ये जरूरी है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ब्लड को जमाने के लिए जरूरी है। फर्ज करो अगर किसी मरीज के अंदर विटामिन के की कमी हो गई है तो क्या होगा? वो ब्लड क्लॉटिंग सही नहीं होगी, तो फिर उसमें एक बीमारी पैदा हो जाएगी जिसे कहते हैं ब्लड डायथीसिस। ये कैसी बीमारी है? इस बीमारी में ना इंसान का जो खून है वो बहता है। कैसे बहता है? मतलब स्किन पे पैचेस बन जाते हैं रेड कलर के, कोई ठोकर लगी तो वहां से खून बहना शुरू हो जाता है और वो रुकता नहीं है, क्लॉट नहीं होता। या फिर हमारे ये जो दांतों के ऊपर मसूड़े होते हैं, इनमें से खुद ब खुद खून आना शुरू हो जाता है, या नाक से खून आना शुरू हो जाता है, मुंह से खून आना शुरू हो जाता है, यूराइन में खून आना शुरू हो जाता है। इस बीमारी को कहते हैं ब्लड डायथीसिस। और इसलिए विटामिन की जो डेफिशिएंसी है हम उसे कोफैक्टर डेफिशिएंसी कहते हैं, मतलब एंजाइम के हेल्पर की डेफिशिएंसी। ओके, आगे चलते हैं और क्विक चेक को डिस्कस करते हैं। क्विक चेक 7.5। पहला क्विक चेक क्या है? उन्होंने कहा है पहले क्विक चेक में, कैन अ कैटलिस्ट बी कंज्यूम्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, व्हाई और व्हाई नॉट? क्या किसी भी केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट खुद खर्च हो जाता है, खत्म हो जाता है? होता है तो क्यों? अगर नहीं होता तो क्यों नहीं होता? रीजन बताएं। तो रीजन मैंने ब्लैक हरूफ में लिख दिया आपके सामने कि आ कैटलिस्ट, एक कैटलिस्ट जो है, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है। इट प्रोवाइड न्यू रिएक्शन पाथ, ये एक नया रास्ता देता है विद लो एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा, एनर्जी मैंने 2 दफा लिख दिया, विद लो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। ठीक है, ये देख लो, ये कैटलिस्ट ने हमें एक नया पाथ दिया है जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? कम है। ठीक है, लो एक्टिवेशन एनर्जी वाला बैरियर है ये। ओके, इट इज ये नॉट चेंज्ड, ये तब्दील नहीं होता, इन मैस एंड कंपोजिशन एट द एंड ऑफ रिएक्शन। जब रिएक्शन हो जाता है तो कैटलिस्ट का मैस भी चेंज नहीं होता। अगर आपने 2 ग्राम लिया है तो 2 ग्राम ही आपको मिलेगा एंड में, और ना ही उसकी स्ट्रक्चर, उसकी कंपोजिशन, बनावट चेंज होती है। ठीक है, तो आखिर में आप कहेंगे लिहाजा इट इज नॉट कंज्यूम, ये खर्च नहीं होता इन अ केमिकल रिएक्शन। ओके, दूसरा क्विक चेक देखें, उसने एक रिएक्शन दिया है हमें। कहाँ लिखूं, कहाँ लिखूं? इधर जगह है, रेड कलर के मार्कर से। उन्होंने एक रिएक्शन दिया है, उन्होंने कहा SO2 है गैस की हालत में, और रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ गैस की हालत में, कन्वर्ट हो रहा है SO3 में। बैलेंस करें, इधर 2 लगाएं, इधर 2 लगाएं, ये भी गैस है। तो इस दौरान जो कैटलिस्ट यूज हो रहा है वो है विनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5, जो कि किस हालत में है? सॉलिड होता है ये। ठीक हो गया। बच्चा देखेगा, बच्चा कह देगा ये तो होमोजीनियस की एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि हमने यहां पे पढ़ा नहीं था होमोजीनियस है। बेटा नहीं, ये रिएक्शन तो बिल्कुल यही है, मगर ये एग्जाम्पल हेट्रोजीनियस की है। क्यों? क्योंकि यहां पे कैटलिस्ट था नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, और यहां कैटलिस्ट है विनेडियम पेंटाऑक्साइड सॉलिड। तो यहां पे और कैटलिस्ट है, वहां पे और कैटलिस्ट है, रिएक्शन सेम है। ऐसा भी होता है? जी बिल्कुल होता है। एक ही रिएक्शन को अलग अलग कैटलिस्ट भी कैटालाइज कर सकते हैं, जैसे कि यहां हुआ है। तो इस केस में तो ये होमोजीनियस की एग्जांपल है, मगर इधर ये होमोजीनियस की एग्जांपल नहीं है, बल्कि ये हेट्रोजेनियस की एग्जांपल है। तो आप बता देंगे कि इसमें रिएक्टेंट तो गैस फेज में है, मगर जो कैटलिस्ट है वो तो सॉलिड में है, इसलिए ये हेट्रोजीनियस की एग्जांपल है। ओके, आखिरी क्विक चेक देखिएगा। आखिरी क्विक चेक क्या है? आखिरी क्विक चेक है ड्रा एन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम टू शो अ टिपिकल अनकैटालाइज्ड रिएक्शन एंड एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। वो कहता है कि आप एक ऐसी डायग्राम बनाएं जो हमें बताए कि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हो कि ये रिएक्शन कैटालिस्ट के बगैर हो रहा है, और ये रिएक्शन जो है जो हमें ये बताए कि, वो कहता है एक ऐसी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाएं जिसमें आपको दोनों पाथ बताए गए हों, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट भी और इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट भी। और कैटलिस्ट जो इसमें यूज हो रहा है वो एंजाइम है।
तो सेम यही वाली आप डायग्राम बना देंगे। तो ये जो ऊपर वाला पाथ है वो विदाउट कैटलिस्ट है और जो नीचे वाला पाथ है वो विद कैटलिस्ट है। तो आप कैटलिस्ट की जगह एंजाइम भी लिख सकते हैं कि ये विदाउट एंजाइम, ये विद एंजाइम। बिल्कुल ये आपकी टेक्स्ट बुक में बनी हुई है, यही बनानी है, हेल्पिंग बुक से इधर उधर से नहीं बनानी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेसन। आज के लेसन में क्वेश्चन किस टाइप का आएगा ये बताइए बेटा जानी। एक तो इसमें आपसे पूछा जाएगा कि कैटलिस्ट की डेफिनेशन क्या है और उसकी कोई एग्जांपल दे, तो इनमें से कोई एक एग्जांपल आप दे देंगे। और कोई प्रॉपर्टीज लिखें कैटलिस्ट की, तो ये 3 प्रॉपर्टीज आप लिख देंगे। कैटालिसिस की डेफिनेशन करें और उसकी 2 किस्मों के नाम लिखें। तो कैटालिसिस की डेफिनेशन लिख के सिर्फ नाम लिख देंगे। फिर लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें से पूछा जाएगा कि व्हाट इज कैटालिसिस, गिव इट्स टाइप्स विद एग्जांपल। तो डेफिनेशन 2 एग्जांपल, डेफिनेशन 2 एग्जांपल, ठीक हो गया। फिर बायोकेमिकल कैटालिस्ट, एंजाइम, ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। फिर कोफैक्टर या कोएंजाइम वाली बात जो है या विटामिन वाली जो बात है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। और एंड पे जो है ना क्विक चेक का आपको पता है, तो ये लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। बाज दफा वो नोट भी लिख सकता है कि राइट अ नोट ऑन कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट में तो फिर आपको सारा लिखना होगा, ये। फिर आप ये नहीं लिखेंगे, जो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है वो ऐड नहीं करेंगे, ना ही आप क्विक चेक ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेसन था, इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिए।